महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान हुआ मुख्यमंत्री के तौर पर, और दूसरी तरफ मुकेश सहनी के नाम का ऐलान हुआ उप मुख्यमंत्री के तौर पर। बीजेपी पहले कह रही थी कि महागठबंधन में फूट पड़ गई है, ये तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं। कल मैंने आपको खबर दिखाई थी, सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे थे, और फिर उसके बाद में कहा कि भैया ना तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पा रहे हैं, ना साझा उम्मीदवार दे पा रहे हैं, ना साझा सीएम तो छोड़िए डिप्टी सीएम नहीं दे पा रहे हैं। जब सीएम भी दे दिया, डिप्टी सीएम भी दे दिया, जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, जब नाम वापसी भी हो गए, सब कुछ हो गया, स्मूथली हो गया, तो बीजेपी लेकर के आ गई कि भैया मुसलमान को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया। अब ये 8वां अजूबा है दुनिया का, दुनिया का 8वां अजूबा है कि बीजेपी जो मुसलमान को टिकट तक नहीं देती है, वो बीजेपी और उसकी आईटी सेल और उस बीजेपी के समर्थक जो अब्दुल को हत्यारा और ना जाने क्या क्या बताते हैं, पंचर वाला और क्या क्या बताते हैं, वो मुसलमान 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 कह कह करके चिल्ला रहे हैं कि मुसलमान को डिप्टी सीएम का पद क्यों नहीं दिया। लेकिन तेजस्वी ने ये मुसलमानों के प्रति जो प्रेम दिखाया जा रहा है, जो प्रेम उमड़ उमड़ करके बाहर आ रहा है, प्रेम की उल्टियां बह रही है जिन लोगों की, उनकी हवा निकाल दी। तेजस्वी यादव ने मंच से बड़ा ऐलान कर दिया, और क्या ऐलान किया आप सुन लीजिए। और तेजस्वी यादव वो ये भी कह रहे हैं मंच से ऐलान करते हुए कि हम डिप्टी सीएम और भी बनाएंगे, दूसरे समुदायों से भी बनाएंगे, और बहुत जल्द उसकी भी घोषणा कर देंगे। यानी बीजेपी जो ले दे करके एक मुद्दा पकड़ने की कोशिश कर रही है, उसकी भी हवा निकाल रहे हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी मुसलमानों को लेकर के खुद ही घोषणा क्यों नहीं कर देती है। तेजस्वी ने तो कह दिया कि हम घोषणा करेंगे, हम बताएंगे, लेकिन बीजेपी उससे पहले घोषणा कर दे कि हम बना रहे हैं मुसलमान को डिप्टी सीएम, नीतीश कुमार हमारे सीएम होंगे और डिप्टी सीएम जो है वो भी हम एक मुसलमान को बनाएंगे। अब बनाएंगे कहां से, टिकट तो दिया नहीं। अब टिकट नहीं दिया तो बनाएंगे, तो फिर नीतीश कुमार ने 4 टिकट दिए मुसलमानों को, 4 में से कोई एक जीत करके आ जाए तो उसको बना दे, फिर सीएम भी उनका, डिप्टी सीएम भी उनका, तो बीजेपी क्या भजन गाएगी। खैर छोड़िए इन बातों को, तेजस्वी यादव को सुनिए। और भी समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। तो अब तेजस्वी यादव ने जो बात कही है, इसको 2 तरीके से समझना जरूरी है। क्या तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा है वाकई आने वाले कुछ दिनों में डिप्टी सीएम को लेकर के मुस्लिम तबके से या दलित तबके से कोई वाकई ऐलान हो जाएगा, या फिर अभी इस माहौल को ठंडा करने के लिए जो एक सवाल बीजेपी की तरफ से उठा करके फेंका जा रहा है, और उसमें जिस तरीके से आईटी सेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसमें जिस तरीके से एमआईएम के नेता भी कूद रहे हैं, तो क्या इस सवाल को खत्म करने के लिए, इस मुद्दे की हवा निकालने के लिए, या इस मुद्दे को ठंडा करने के लिए तेजस्वी यादव ने कह दिया है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि एक बात कह करके छोड़ दी जाती है, फिर उसका करंट चेक किया जाता है। चुनाव चल रहे होते हैं तो पार्टियां भी अपने सर्वे करवाती है, और पार्टी वो ये देखती है कि जो बात कही जा रही है, जिस तरीके से लाउड स्पीकर लगा लगा करके बात बताई जा रही है कि मुसलमान को डिप्टी सीएम नहीं बनाया, मुसलमान को डिप्टी सीएम नहीं बनाया, मुस्लिम तबके में उसका क्या असर है, क्या रिएक्शन है। क्या वाकई मुस्लिम तबका वो आरजेडी से छिटक करके दूसरी तरफ जा रहा है, या मुस्लिम तबका वो एकजुट है, आरजेडी की तरफ है। मुस्लिम तबके को पता है कि बीजेपी कुछ देगी नहीं, जो देगी वो आरजेडी देगी, कांग्रेस देगी, तो इसके बाद में हो सकता है कि ये बात फिर खत्म हो जाए। लेकिन बीजेपी किस मुंह से कह रही है। आज अमित शाह आए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, और अमित शाह आते ही वही एक एंगल है कि किसी न किसी तरीके से कैसे न कैसे करके मुसलमान को लेकर के बोलना है। तो अमित शाह आते ही कह रहे हैं कि चाहे 100 शहाबुद्दीन आ जाएं, 100 शहाबुद्दीन आ जाएं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मतलब वही निशाना जो है वो मुसलमान, और आप समझ सकते हैं बाकी। एक कैटेगरी हिस्ट्री सीटर शहाबुद्दीन 75 केस, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला,
चंद्रशेखर और 2 साथियों का हत्या, छोटालाल गुप्ता का हत्या, मुन्ना चौधरी का हत्या, व्यवसायियों के बेटे को तेजाब में नहलाकर गला दिया था। मगर मेरे सिवान के बहादुर जनता साहबुद्दीन को कभी सरेंडर नहीं हुए, साहबुद्दीन को कभी सरेंडर। हमारे ओम प्रकाश जी बैठे, ओम प्रकाश जी आगे आओ। साहबुद्दीन के सामने ओम प्रकाश जी को आपने सांसद बनाकर भेजा था। और भाइयों बहनों, आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी साहबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 साहबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। सिवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो। फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे, उसामा को नहीं जीतने देंगे, साहबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। मुझे बताओ सिवान वालों, साहबुद्दीन की विचारधारा को वोट दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? अब बीजेपी जो कुछ कर रही है वो तो कर ही रही है। समझ में आता है कि बीजेपी अपनी राजनीति उसको भी करनी है, बीजेपी को भी वोट चाहिए। और भैया राजनीति है, राजनीति में ना कोई आरजेडी कम है, ना कांग्रेस कम है, ना बीजेपी कम क्यों रहेगी। फिर सबको राजनीति करनी, सबको वोट चाहिए। और उनको उस तरीके से वोट मिलते हैं, इनको इस तरीके से वोट मिलते हैं। जिनको जिस तरीके से वोट मिलते हैं वो उसी तरह के गीत गाता है, उसी तरह के भजन सुनाता है, उसी तरह की नमाज पढ़ता है। जिसको जैसे ठीक लगता है वैसे ही वो काम करता है, जिसका जैसा दिल करता है वो वैसा ही खाता है, वैसा ही पहनता है। तो ये शुद्ध राजनीति एक तरीके से। लेकिन मीडिया चैनल को बताइए कहां पेट में दर्द हो रहा है। जरा एक बार आप ये देखिए एनडीटीवी की हालत क्या है। ये वो एनडीटीवी है जिस एनडीटीवी को कभी किसी दौर में लोग बड़े चाव से देखते थे कि एनडीटीवी है और हम एनडीटीवी देख रहे हैं। देखिए एनडीटीवी पर क्या चर्चा हो रही है। एनडीटीवी पर चर्चा हो रही है सीएम का फेस तय, सीएम फेस तय, योगी का भय। अब ये एनडीटीवी की लाइन है। बताइए, अब बताइए, योगी आदित्यनाथ को भी नहीं पता होगा कि मेरा इतना भय है, मैं इतना खतरनाक हो गया हूं, मेरा इतना डर है कि मेरी वजह से वहां पर सीएम का फेस जो है वो घोषित कर दिया गया है। लेकिन एनडीटीवी वालों को पता चल गया है। एनडीटीवी वाले पता नहीं कौन सा सर्वे करके लेके आए, कौन सी गली से ये लाइन उठा करके लाए। ये एनडीटीवी की लाइन है, ये जी न्यूज़ की लाइन हुआ करती थी, ये रिपब्लिक भारत की लाइन हो तो समझ में आए। एनडीटीवी की हालत है। हालांकि हो भी क्यों ना, अब तो साहब का सिक्का चलता है वहां पर। तो अब तो योगी आदित्यनाथ का भय करके पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो जाता है, लाहौर में क्या हो जाता है, दुबई में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, चीन जापान में क्या होता है। तो फिर यहां तो हो ही सकता है। ये तो छोटी मोटी बात हो गई। जब दुनिया भर में अब चीजें जो है वो हिल जाती हैं तो फिर यहां क्या दिक्कत है। मतलब कमाल की बात है ये। अब इसके बाद में देखिए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री रील को लेकर के, ये मतलब अजीब बात है। आज इस बात को लेकर के मजाक उड़ाया जा रहा है कि एक वक्त में प्रधानमंत्री ने कहा था पकोड़ा रोजगार जो है उसकी बात की थी। आज रील जो है वो रोजगार की बात कर रहे हैं। क्या रील भी रोजगार हो सकती है? प्रधानमंत्री ने कहा कि आज इस चाय वाले ने, आपके चाय वाले ने आपकी 1 GB डाटा की कीमत वो एक चाय के कप से भी कम कर दी है। और इसकी वजह से कितनी रील्स बन रही है, कितना युवा बिहार का वो कमाई कर रहा है। साहब रील की वजह से कितने लोग मर गए ये भी देख लीजिए। रील देख देख करके कितने लोग बर्बाद हो गए ये भी देख लीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जो रील बनाने की सनक में 24 घंटे पड़े रहते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो दिन भर बैठ करके बस 1 रील, 2 रील, 3 रील, कि 2 रील देख लेते फिर उसके बाद में पढ़ना शुरू करेंगे,
2 रील देख लेते हैं, फिर उसके बाद में काम करना शुरू करेंगे, 2 रील देख लेते हैं, फिर खाना खाना शुरू करेंगे, और वो 200 रील देख जाते हैं सारा दिन। यही मतलब एक तरीके से दिमागी तौर पर उन लोगों को खोखला कर दिया गया, और ऐसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं हमारे भारतवर्ष के, जो भारत दुनिया का विश्व गुरु बन चुका है, वो विश्व गुरु भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब। और ये हमारी सरकार है जिसने इंटरनेट का डेटा इतना सस्ता कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी 1 GB डेटा 100-150 रुपये में आता है, लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब बताइए इसको क्या कहा जाए। अगर प्रधानमंत्री लेवल से ऐसी ऐसी चीजें चलेंगी तो बताइए बिहार के चुनाव में फिर क्या ही बीजेपी का विजन है। अगर बीजेपी रील से रोजगार की बात कर रही है तो क्या बीजेपी कभी बिहार के लोगों को नौकरी दे भी पाएगी? क्या बिहार के जो युवा वो आज शौचालय में बैठ करके छठ पूजा मनाने के लिए पहुंच रहे हैं, ट्रेन में मर मर करके पहुंच रहे हैं, ट्रेन के दरवाजे पर लटक लटक करके पहुंच रहे हैं, क्या वो रील को देख करके अब ये सोचे कि नहीं मोदी जी कह के गए हैं ये रील से जो है बहुत पैसा कमाई हो रही है? तो कोई पागल है क्या जो अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके शौचालय में पड़ा हुआ है, अगर उसको रील बनाने से ही पैसा मिल जाएगा? ये वही है पकोड़ा वाली बात है कि सारी दुनिया अगर पकोड़ा बेचने लग जाएगी तो खाएगा कौन? सारी दुनिया अगर रील बनाने लग जाएगी तो रील देखेगा कौन? ये कमाल की बात है। खैर, अपनी अपनी बात है, अपना अपना विजन है, जिसके पास में जो जैसा होगा वो वैसा बेचेगा, सीधी सी बात है। अब देखिए, एक तरफ जो है वो एनडीए के अंदर ये सब कुछ चल रहा है और दूसरी तरफ महागठबंधन में कल नाम का ऐलान हो गया और आज मालाएं जो है कैसे पहनाई जा रही है। एक बार जरा तस्वीर देखिए। पहले जो है मुकेश सहनी वो कहते हैं कि सीएम साहब को माला पहना दूं और तेजस्वी को माला पहनाते हैं, और उसके बाद में तेजस्वी वो माला निकाल करके मुकेश सहनी को पहनाते हैं। सीएम साहब को माला पहना दो ना, पहना दीजिए ना, तो माला आपके आशीर्वाद से सीएम साहब को माला मैं पहना रहा हूं। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, 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 सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी यादव वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब वो 11 साल में चीनी मिल को चालू नहीं करवा पाए। मोदी साहब कह करके गए थे कि इसी चीनी मिल की चीनी से चाय पीऊंगा। आज वो रील के कप से जो है वो चाय के कप से रील बनाना बता रहे हैं। और तेजस्वी कह रहे हैं कि 17 महीने में सीतामढ़ी का चीनी मिल वो चालू करवा दिया। 11 साल प्रधानमंत्री जी को हो गया प्रधानमंत्री रहते हुए। पहले बोलते थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, चीनी का मिल चालू कराएंगे। प्रधानमंत्री हो के 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने चीनी का मिल नहीं चालू कराए।
लेकिन तेजस्वी 17 महीने रह करके रीगा का सीतामढ़ी का चीनी मिल चालू करा दिया। इन लोगों को ध्यान भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी कितना बार आए दरभंगा, कितना बार चीनी मिल के बारे में बात किए, कितना बार सकरी में चीनी मिल के बारे में बात किए, कितना अशोक पीपर मिल के बारे में बात किए। 5-5 हजार लोग यहां काम करता था। आज ये चीनी मिल, पेपर मिल अगर खुल गया होता तो शायद लोगों को पलायन करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज जुम्मा है, हम फिर आप लोगों के बीच में आएंगे। हम शॉर्ट में आप लोगों को कह देते हैं, अब हमारे चाचा से बिहार संभाला नहीं जा रहा है, संभाला नहीं जा रहा है। भाजपा वाला हाईजैक कर लिया है। यही बगल का भी मंत्री जो है, मंत्री ने एमपी, क्या नाम है, संजय झा जी, आजकल तो कोई मुख्यमंत्री को हाथ पकड़ के नीचे कर देता है, कोई कुछ बोल देता है। अब मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं मुझसे गजब है आदमी है भाई। तो आप समझ लीजिए कि स्थिति अब उनकी बिहार चलाने लोग नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह बिहार चला रहे हैं। बीजेपी को दरअसल पता है कि उनकी लड़ाई वो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के साथ है। तेजस्वी यादव के साथ में बीजेपी की लड़ाई है, आरजेडी वो निशाने पर है। और आरजेडी ने एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आए और बिहार में 37 मिनट का भाषण दिया और 37 मिनट में वो 10 बार आरजेडी का नाम ले रहे हैं। ये कमाल की बात है। मतलब हर आपको तीसरे चौथे मिनट में फिर आरजेडी, तेजस्वी यादव, यही सब कुछ बोलना पड़ रहा है। आरजेडी कांग्रेस वाले इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के हाथ में इस चुनाव के अंदर कोई बड़ा मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है कि बीजेपी ने इस चीज को लेकर के महागठबंधन को बैकफुट पर धकेल दिया है। यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा, सिर्फ एक मुसलमान वाला मुद्दा पकड़ रही है बीजेपी। लेकिन मुसलमान वाले मुद्दे पर बीजेपी पर यकीन कौन करेगा, भरोसा कौन करेगा? कोई ऐसी बात हो जिसको आप कर सकते हैं तब तो आप पर भरोसा किया जाए। कोई हिंदू मुसलमान वाला टॉपिक काम नहीं कर रहा है, कोई अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है जिसको लेकर के कहीं पर मामला बनता हुआ दिखाई दे। तो कुल मिलाकर के अभी तक बीजेपी वो खाली हाथ दिखाई दे रही है। और आगे आने वाले दिनों में अब किस तरीके से चुनाव आगे चढ़ता है और फिर कैसे जो है वो धीरे धीरे बीजेपी इस चुनाव के अंदर रंग भरती है, ये बहुत बड़े सवाल है। तेजस्वी यादव वो क्या सामने लेकर के आते हैं और तेजस्वी यादव कैसे रोजगार की बात को, कैसे रोटी की बात को, जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको हवा देते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, अगर राष्ट्रीय मुद्दे उछलेंगे तो बीजेपी को बेनिफिट है, अगर हिंदू मुसलमान का मुद्दा उछलेगा तो बीजेपी को बेनिफिट है। और अगर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव चलता चला गया, और ये उदाहरण है, केवल बिहार नहीं, जहां पर भी आप चले जाइए, जहां पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं वहां पर बीजेपी को एज रहती है, जहां पर स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं वहां पर बीजेपी को हमेशा नुकसान रहा है। अब देखते हैं कि कौन अपनी कैसेट किस तरीके से बदलता है, कैसे चलाता है, कैसे बजाता है, और इससे बिहार की जनता को क्या फायदा मिलता है और बिहार की जनता किस में अपना हित देखती है, किस में अपना भला देखती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।